हेलो एवरीवन, आज डेट है 24 जुलाई 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि ब्रह्मपुत्र रिवर को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था चिलिका लेक को लेकर के। तो चिलिका लेक को अगर हम मैप में व्यू करें, चिलिका लेक मेनलैंड इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट पर उड़ीसा स्टेट में लोकेटेड है। ये जो चिलिका लेक है वो एशिया की लार्जेस्ट और पूरे वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट लेगून के रूप में लोकेटेड है। अब ये लेगून होते क्या है? लेगून एक ज्योग्राफिकल टर्म है जो रिप्रेजेंट करती है एक ऐसी वाटर बॉडी को जो सी एरिया के बिल्कुल पास वाले एरिया में लोकेटेड हो, लेकिन सेपरेटेड स्टेज में लोकेटेड रहती है। तो यहाँ पर चिलिका लेक को अगर हम व्यू करते हैं तो हम देखते हैं कि बे ऑफ बंगाल के बिल्कुल पास वाले एरिया में लोकेटेड है, लेकिन यहाँ पर सैंड एरिया की वजह से ये सेपरेटेड स्टेज में भी लोकेटेड है। जो चिलिका लेक है वो दया रिवर के माउथ पर लोकेटेड है। ऐसा बोलते हैं कि चिलिका लेक स्टार्टिंग स्टेज में बे ऑफ बंगाल का ही पार्ट थी, लेकिन यहाँ पर जो रिवर फ्लो होती हैं वो टाइम के साथ में अपने साथ में जो सिल्ट लेकर के आई वो यहाँ पर टाइम के साथ में यहाँ पर जमा होने लगा, और उसी डिप्रेशन की वजह से ये सारा जो सेपरेशन है वो देखने को मिला और चिलिका लेक जो है वो एक लेगून में कन्वर्ट हो गई। चिलिका लेक को 1981 में रामसर साइट का डेजिग्नेशन दिया था। आप सभी को पता है कि 1971 में ईरान का जो रामसर सिटी है वहाँ पर वेटलैंड को कंजर्व करने के लिए एक कन्वेंशन होती है, और फिर इस रामसर सिटी के नाम से ही इस कन्वेंशन को रामसर कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाने लगा। इसमें मेन इंपॉर्टेंस ये था, इस कन्वेंशन का मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि जो भी रामसर साइट है उन सभी को कंजर्व किया जाए। और हमारे इंडिया में फर्स्ट वेटलैंड साइट जो है वो चिलिका लेक को ही डेजिग्नेशन दिया गया था। अब चिलिका लेक में कुछ इम्पोर्टेंट आइलैंड हैं जो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं। ओके, जैसे कि अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ पर एक आइलैंड पर एक टेम्पल लोकेटेड है और टेम्पल का नाम है काली जई टेम्पल। इसके अलावा यहाँ पर एक आइलैंड है और आइलैंड का नेम है नालाबना आइलैंड। जो नालाबना आइलैंड है उसको 1987 में बर्ड सेंचुरी के रूप में डिक्लेयर कर दिया था। ये जो चिलिका लेक है यहाँ पर बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इरावदी डॉल्फिन जो है वो यहाँ पर काफ़ी बार देखी जाती है। तो चिलिका लेक का एक मेजर अट्रैक्शन है इरावदी डॉल्फिन। तो ये बेसिक फैक्ट्स हमने डिस्कस किए हैं चिलिका लेक से रिलेटेड जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। द हिंदू को डिस्कस करने से पहले एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में हम डिस्कस कर लेते हैं। वोल्केनो अकेडमी आप सभी के लिए मेंटरशिप प्रोग्राम लेकर के आया है। वो सारे एस्पायरेंट्स जिनका टारगेट है यूपीएससी 2023, उन सभी को इस मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहिए। ये मेंटरशिप प्रोग्राम आपके लिए हेल्प करेगा। आप सभी को पता है यूपीएससी की जो प्रिपरेशन है उसमें जो बेसिक चीज़ें हैं वो सभी को पता होती है। अगर कोई भी सीरियस कैंडिडेट है कि उसको यूपीएससी का एग्ज़ाम क्रैक करना है या यूपीएससी का एग्ज़ाम देना है तो उसको बेसिक चीज़ें पता होती हैं। बार बार हम देखते हैं कि टॉपर स्टॉक में सभी जो टॉपर्स हैं वो अपनी बातें रखते हैं कि कौन कौन सी बुक्स हमें स्टडी करनी चाहिए, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यूपीएससी के एग्ज़ाम में ये बात आती है कि क्योंकि यूपीएससी का जो प्रोसीजर है वो काफ़ी लॉन्ग होता है। उस प्रोसीजर को हमें मेंटेन करने के लिए हमें इस एग्ज़ाम को अगर हमें क्रैक करना है तो हमें कंटिन्यूटी चाहिए। तो वोल्केनो अकेडमी का ये जो मेंटरशिप प्रोग्राम है ये आपको एक कंटिन्यूटी में ही हेल्प करेगा। जितनी भी स्ट्रेंथ में जो कैंडिडेट्स हैं, जो एस्पायरेंट्स हैं वो इस प्रोग्राम के साथ में जुड़ेंगे उसको हम ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे। फिर सभी ग्रुप्स को एक मेंटोर अलॉट किया जाएगा और वो जो मेंटोर है वो आपकी इस प्रोसीजर में 2023 का जो आपका टारगेट है उस टारगेट को अचीव करने में जो कंटिन्यूटी होनी चाहिए, उस टारगेट को अचीव करने में कंटिन्यूटी के तहत आपके इस प्रोसीजर को कंप्लीट करने में हमारे मेंटोर जो हैं वो आपकी हेल्प करेंगे। तो आप सभी को इस मेंटोरशिप प्रोग्राम से जुड़ना चाहिए। इस बात को लेकर के मैं श्योर कह सकती हूँ कि जितना हमारे मेंटोर आपके लिए मेहनत करेंगे अगर आप इस मेंटोरशिप प्रोग्राम से जुड़ते हो, और जितना हमारे मेंटोर आपको डेली टारगेट देंगे, जितना आपके लिए मेहनत करेंगे, इतनी मेहनत, इतना हार्डवर्क अगर आपने यहाँ
यहाँ पर कर लिया तो आपके लिए 2023 का जो टारगेट है वो काफ़ी ईजीली आप उसको क्रैक कर पाएंगे। तो इसके लिए रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए। 1 अगस्त से ये जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट किया जाएगा। अभी आप जाकर के इसके जो और भी बेसिक फीचर्स हैं उन सभी को अगर आपको जानना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर इसका कंप्लीट जो प्रोसीजर है इस प्रोग्राम का वो वहाँ पर बता रखा है। ओके, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जो हैं वो इसको शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रोग्राम से आप जुड़िए। द हिंदू की इम्पोर्टेंट न्यूज़ को अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ है फ्रंट पेज पर और ये आर्टिकल रिलेटेड है। आप सभी को पता है प्रेजेंट टाइम में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये डिक्लेयर किया है कि 13 to 15 अगस्त तक हर पर्सन को अपने घर पर नेशनल फ्लैग को लहराना है। क्यों? क्योंकि 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है इस साल हम कंप्लीट कर रहे हैं, मतलब अपनी इंडिपेंडेंस की हम प्लेटिनम जुबली को इस साल सेलिब्रेट करेंगे। अब इसके लिए जो हमारे नेशनल फ्लैग को लेकर के जो कोड ऑफ नेशनल फ्लैग थे उसमें कुछ चेंज किए गए हैं। चेंज ये किया गया है कि पहले जो भी फ्लैग यूज़ किया जाता था वो फ्लैग या तो हाथ से बुना हुआ होना चाहिए या फिर खादी से उसको प्रिपेयर किया गया हो, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में कोड ऑफ नेशनल फ्लैग में जो नए चेंजेस किए गए हैं उसमें ये डिसाइड किया गया है कि आप अदर चीज़ों से भी, जैसे कि अगर हम बात करें पोलिएस्टर, कॉटन, वूल, सिल्क, खादी, बंटिंग, इन सभी से बना हुआ नेशनल फ्लैग जो है उसको भी यूज़ किया जा सकता है। ये अभी रिसेंट अमेंडमेंट हुए हैं। तो पहले जो फ्लैग मेकर जो कंपनीज थी, जैसे कि कर्नाटका में यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ देखो कर्नाटका नेशनल फ्लैग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऑफ कर्नाटका खादी ग्रामोद्योग संयुक्त संघ बेंगेरी, ओके, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो है उन्होंने इसको रिकॉग्निशन दे रखा था और इसके थ्रू जो नेशनल फ्लैग है वो बनाए जाते थे। तो यहाँ पर खादी से फॉर्मेशन किया जाता था नेशनल फ्लैग का, लेकिन अब ये जो रिसेंट अमेंडमेंट हुए हैं इससे यहाँ पर ये जो भी कंपनीज़ हैं उनको लेकर के एक इशू है कि इस तरीके से जो हमने ये देखा, इन कंपनीज़ ने अपनी बात रखी है कि पहले हमें ये लगा कि इस साल जो है वो नेशनल फ्लैग की काफ़ी ज़्यादा बिक्री होगी, सेलिंग होगी। इसी के बेसिस पर हमने जो रॉ मटेरियल जो है वो काफ़ी ज़्यादा इकट्ठा कर लिया। अब रॉ मटेरियल हम उसका यूज़ क्या करेंगे, क्योंकि सेलिंग जो है वो तो कम होएगी, क्योंकि अदर जो अमेंडमेंट जो किए गए ना उससे तो अदर तरीके से, अदर वे से भी जो नेशनल फ्लैग को अगर फॉर्मेशन किया जाता है तो उसका भी यूज़ किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो कंपनीज़ हैं उन्होंने बात रखी है कि उनका जो रॉ मटेरियल है वो यहाँ पर ख़राब होगा और जो डिपेंडेंस है बहुत सारे आर्टिसंस की, बहुत सारे वर्कर्स की उनके कंपनी के ऊपर, वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी, क्योंकि जब सेलिंग कम होगी किसी कंपनी की तो वहाँ से जो वर्कर्स हैं उनको निकालना स्टार्ट हो जाएगा। तो बहुत सारे जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो होता था इन कंपनीज़ के थ्रू वो काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज स्टेज में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो पेज है हमारा द हिंदू का आज, उसमें भी ये बात डिस्कस की गई है कि टाइम के साथ में जो खादी जो हमारा इंडस्ट्री है उसमें काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ देखने को मिला है। और स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो कोविड के टाइम से ये जो डिक्रीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है। ओके, तो हमारी गवर्नमेंट के टाइम टू टाइम इनिशिएटिव होने चाहिए कि खादी जिन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था हमारी इंडिपेंडेंस को गेन करने में, उसका जो एक स्टेटस है हमारे इंडिया के लिए उसको डाइल्यूट करने की कोशिश ना होनी चाहिए। अब यहाँ पर बात की गई है कि देखो खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज जो है उन्होंने भी इस बात को लेकर के अपना इन्वॉल्वमेंट रखा है कि गवर्नमेंट को यहाँ पर कोशिश करनी चाहिए जो फ्लैग कोड में जो अमेंडमेंट जो किया गया है वो इन संघ के लिए, इन कंपनीज़ के लिए, इन ये जो भी ऑर्गेनाइजेशन है इनके लिए काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग स्टेज है। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे पहले तो फ्लैग के बारे में, प्रोसीजर कि किस तरीके से हमारा जो प्रेजेंट टाइम में हम फ्लैग को यूज़ करते हैं वो फ्लैग किस तरीके से, क्या प्रोसीजर रहा उस फ्लैग का आने का। तो देखो टाइम टू टाइम जो हमारा फ्लैग है वो इस तरीके से इवोल्व होते होते आया। ये जो कलर का जो कॉम्बिनेशन है वो 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की कराची में जो मीटिंग हुई उसमें ये डिसीजन लिया गया और 1947 में ये जो हमारा जो फ्लैग है वो एग्जिस्टेंस में आया। कल भी हमने डिस्कस किया था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 22 जुलाई 1947 को एक्सेप्ट कर लिया था कि ये हमारा नेशनल फ्लैग होगा। आपको ये बताना है कि ये नेशनल फ्लैग जो है इसका फॉर्मेशन जो है वो किसने किया था और किस तरीके से, मतलब ये जो हमें नेशनल फ्लैग दिखता है ना इसको किस तरीके
कौन पर्सन है जिन्होंने इसको फॉर्मेशन किया था। ओके, ये जो प्रेजेंट टाइम में जो हमें स्ट्रक्चर दिखती है, जो हमें कलर का कॉम्बिनेशन दिखता है, या जो भी इस पे यहाँ पर अगर हम देखें तो ये साइकिल जो दिखता है जिसमें 24 स्पाइक्स हैं, ये सारा जो फॉर्मेशन है वो किसने किया था। ओके, इसके बारे उनका जो नेम है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखो, हमारे फ्लैग को प्रिजर्व करने के लिए, हमारे फ्लैग की जो रिस्पेक्ट है उसको मेंटेन करने के लिए कोड ऑफ इंडियन फ्लैग जो है उसको मेंटेन किया जाता है। ओके, उसमें डिसीजन लिया गया है कि यहाँ पर अगर हम बात करें लेंथ और विड्थ की, ओके, तो उसका जो एक जो रेशो है उसका भी डिसीजन किया गया है कि इसी रेशो के अकॉर्डिंग, ओके, लेंथ की, ओके, यहाँ पर लेंथ की अगर हम बात करें और ये हाइट की बात करें तो 3:2 ही होना चाहिए। मतलब इसी के अकॉर्डिंग आपको जो है यहाँ पर अगर हम बात करें तो लेंथ को अगर आपको इंक्रीज़ करना है, हाइट को आपको इंक्रीज़ करना है, तो इसी रेशियो के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो एक कर्नाटका के जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका ये भी बोलना है कि यहाँ पर अदर फॉर्म में भी चेंज करने की, मतलब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उनका कुछ 9 क्राइटेरिया होगा जिसे कि बेसिस पर ये फ्लैग का फॉर्मेशन करते होंगे। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में जो फ्लैग का यूज़ किया जा रहा है इस कैंपेन में 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस में, इसमें कुछ नए क्राइटेरिया भी रखे गए हैं और जिनका फॉर्मेशन भी ये कंपनी जो है वो नहीं करती है। ओके, तो ये फ्लैग से रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स हैं। पहले क्या होता था, अभी तो ये अमेंडमेंट कर दिया गया, पहले ये होता था कि नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया जो है वो या तो हाथ से बुना होना चाहिए या फिर वूल, कॉटन, इन सभी से, मतलब खादी से इनका फॉर्मेशन होना चाहिए। और अगर ये नहीं किया जाता है तो एक पनिशेबल तरीके से होगा, मतलब पनिशमेंट किया जाएगा अगर आपने इस प्रोसीजर को जो है वो फॉलो नहीं किया है तो। लेकिन प्रेजेंट टाइम में ये अमेंडमेंट कर दिए गए हैं और इन अमेंडमेंट के थ्रू जो है ये नया पॉलिएस्टर के बेसिस पर जो फॉर्मेशन है फ्लैग का उसको भी यूज़ किया जा सकता है। ओके, तो ये नेशनल फ्लैग से रिलेटेड कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं। अब हम बात करेंगे KVIC, ये जो अभी हमने टर्म डिस्कस की। इसके अलावा अगर हम बात करें तो नेशनल जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, ओके, आर्टिकल 4A में जिसको इंसर्ट किया गया था, कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशन पर इनको इंसर्ट किया गया था, कमेंट बॉक्स में आप बताना। तो 4th A जो पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें 15A जो है आर्टिकल जो इंसर्ट किया गया और उसके बेसिस पर जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ इंसर्ट की गई, उसका जो फर्स्ट पार्ट है, पहला जो प्रोविज़न है, उसमें ही रखा गया है कि हमारे इंडिया के जो भी आइडियल्स हैं, जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी रिस्पेक्ट हम करेंगे। और इसमें स्पेसिफिक नाम लिया गया है नेशनल फ्लैग का और नेशनल एंथम का। ओके, तो इस तरीके का स्टेटमेंट दे करके यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछ लेंगे कि यहाँ पर नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग, इन सभी के बारे में बोला गया है फंडामेंटल ड्यूटीज़ में। तो आपको क्लियर पता होना चाहिए कि नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम दोनों के बारे में ही बोला गया है, नेशनल सॉन्ग को यहाँ पर इंसर्ट नहीं किया गया है। अब हम बात करेंगे KVIC के बारे में कि KVIC होता क्या है। देखो यहाँ पर देखिए, KVIC खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, इसको 1957 में इसको बनाया गया था और एक स्टेचुरी बॉडी है। ओके, जो हमारी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज है, मतलब MSME जो इंडस्ट्री है, MSME जो मिनिस्ट्री है, उसके अंडर ये ऑर्गेनाइजेशन आता है। और इसका मेन टारगेट ये है कि खादी से बने हुए प्रोडक्ट या विलेज लेवल पर जो भी प्रोजेक्ट हैं, विलेज लेवल पर जो भी कंपनीज़ हैं, उनके निकले हुए प्रोडक्ट्स को एक तरीके से सिक्योर करना, उनका ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ करना ट्रेड लेवल पर, इन सभी के ऊपर फोकस किया जाता है इस कमीशन के द्वारा। तो ये बेसिक फैक्ट्स हो गई फ्लैग से रिलेटेड और KVIC ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है फ्रंट पेज पर ही, और इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि मंकी पॉक्स को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डिक्लेयर कर दिया है पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। कोई भी इशू, कोई भी डिजीज़ को पेंडेमिक डिक्लेयर करने से पहले की जो स्टेज होती है वो यही स्टेज है, PHEIC। अभी ये देखने को मिला है कि कुछ ही टाइम में 72 कंट्रीज़ में 14,500 जो केसेज की संख्या है वो देखने को मिली है। सेम इसी तरीके से कोविड को लेकर के भी जो WHO है उन्होंने जनवरी में उसको डिक्लेयर किया था यही स्टेज, और फिर मार्च में 11 मार्च को उसको एक पेंडेमिक के रूप में डिक्लेयर कर दिया गया था। अब यहाँ पर पेंडेमिक, एंडेमिक, एपिडेमिक ऐसे कुछ स्टेज जो हैं वो हम देखने को मिलते हैं, ऐसे वर्ड्स जो हैं। ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे एंडेमिक की। एंडेमिक ये होता है कि मान लो कोई डिजीज़ जो है वो रेगुलर किसी एरिया में बनी हुई है, उसको बोलते हैं एंडेमिक। जैसे कि जो हमारे
जो अफ्रीकन एरियाज़ हैं वहाँ पर हम देखते हैं कि फीवर से रिलेटेड या कुछ अदर जो केसेस हैं वो वहाँ पर रेगुलर बने रहते हैं। मतलब इनसे रिलेटेड जो केसेज हैं अफ्रीकन कंट्रीज़ में वो रेगुलर इससे रिलेटेड जो इशू हैं वहाँ पर बने रहते हैं। तो ये जो डिजीज़ है वो वहाँ पर एंडेमिक है। ओके, एपिडेमिक ये होता है कि एपिडेमिक मतलब कि किसी भी सोसाइटी में किसी भी डिजीज़ के केसेज जो हैं वो अचानक से बढ़ने लग जाए। ओके, रेगुलर बढ़ रहे हैं किसी एरिया में, किसी स्पेसिफिक एरिया में, ज्योग्राफिकल एरिया में, किसी कम्युनिटी में, किसी पॉपुलेशन में, तो वो होता है एंडेमिक, वो होता है एपिडेमिक। अब पेंडेमिक क्या होता है? पेंडेमिक ये होता है कि वर्ल्ड लेवल पर किसी डिजीज़ के, पेंडेमिक ये होता है कि वर्ल्ड लेवल पर किसी डिजीज़ के जो केसेस हैं वो बढ़ने लग जाएं। जैसे कि अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर जो कोरोना वायरस के बारे में हमने देखा तो कोरोना वायरस ये है कि स्टार्टिंग में जो केसेज हैं वो स्पेसिफिक एरियाज़ में इंक्रीज़ होने लगे, तो स्पेसिफिक एरियाज़ के लिए वो जो डिजीज़ है वो एपिडेमिक हुई। फिर हमने देखा कि पूरे वर्ल्ड लेवल पर जो है वो इंक्रीज़ हो गए इन केसेस की संख्या, तो वो हो गया पेंडेमिक। तो ये बेसिक डिफरेंस है। एंडेमिक ये होता है कि किसी एरिया में, जैसे कि अभी प्रेजेंट टाइम में जो मंकी पॉक्स है, मंकी पॉक्स के लिए बोला जाता है कि पहले से इसके जो केसेज हैं वो अफ्रीकन कंट्रीज़ में तो पहले से ही मौजूद थे, मतलब वहाँ तो इसके केसेस थे ही थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में अदर कंट्रीज़ जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ में और अभी तो इंडिया में भी इसके 2-3 केस सामने आ गए हैं, तो ये अदर एरियाज़ में भी इंक्रीज़ होने लग जाए तो उसको बोलते हैं पेंडेमिक। ओके, तो ये हमने डिस्कस किया कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी जिसको लेकर के बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो आर्टिकल है, देखो इस आर्टिकल में बताया गया है कि हमारे इंडिया में टाइम के साथ में जो एयरपोर्ट्स हैं उनकी संख्या बढ़ रही है, एयरपोर्ट जो प्लेन है उनकी संख्या बढ़ रही है, उनकी जो विजिटिंग जो संख्या है वो भी इंक्रीज़ हो रही है। तो यहाँ पर उनकी विजिटिंग जो है एयरपोर्ट पर जो भी एयरप्लेन आते हैं उनकी विजिटिंग जो है उसको रेगुलेट करने के लिए जो हमारे जो भी कर्मचारी जो भी एम्प्लॉय होते हैं उनकी संख्या अभी लिमिटेड है और ये टाइम के साथ में इंक्रीज़ हो रहा है। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि ये और जो एम्प्लॉय हैं उनकी संख्या यहाँ पर इंक्रीज़ की जानी चाहिए। जितनी स्ट्रेंथ है उससे कम संख्या में यहाँ पर जो भी पर्सन है वो मौजूद हैं, तो इसके लिए हमारी जो गवर्नमेंट है वो उसके लिए वैकेंसी जो है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ करे। यहाँ पर अगर हम देखें तो अभी हमने देखा था कि हरियाणा में जो पुलिस पर्सनल है वहाँ पर भी एक इशू क्रिएट हुआ कि हर अरावली वाले एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पर ये डिस्कशन किया गया था कि टाइम टू टाइम उस एरिया को एग्जामिन किया जाए ताकि वहाँ पर अगर इलीगल माइनिंग होती है तो उसको रोका जा सके। वहाँ पर जो भी इन्वॉल्वमेंट था जिन लोगों का भी और पुलिस पर्सनल के बीच में क्लैश देखने को मिलता है जिसमें एक इम्पोर्टेंट ऑफिसर जो है उनकी डेथ भी हो जाती है। अब यहाँ पर राजस्थान का जो भरतपुर स्टेट है वहाँ पर भी ऐसा इशू देखने को मिला कि इलीगल माइनिंग को प्रोटेस्ट करने के लिए जो पर्सन यहाँ पर काम करता था उसकी यहाँ पर डेथ हो गई है। तो यहाँ पर जो राजस्थान में अभी अपोजिशन पार्टीज़ हैं उन्होंने बोला है कि इस तरीके की इलीगल माइनिंग को रेगुलेट करने के लिए जो गवर्नमेंट है उसको अपनी एक्टिविटीज़ को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, क्योंकि इस तरीके की इलीगल माइनिंग की वजह से ना सिर्फ हमारी बायोडाइवर्सिटी ना हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो ख़त्म हो रहे हैं, उसकी वजह से और भी एक्स्ट्रा इफेक्ट जो हैं वो देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और आर्टिकल रिलेटेड है पेज नंबर 5 पर। यहाँ पर फ्रंट पेज पर जो इमेज अभी हमने देखी ना, हमारे जो प्रेजेंट टाइम में जो प्रेसिडेंट हैं, अभी आप सभी को पता है नई प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू बन गई है हमारी इंडिया की। उनका ओथ जो प्रोसीजर है वो भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, लेकिन जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं उनका एक तरीके से यहाँ पर उनका, यहाँ देखिए फ्रंट पेज पर ये इमेज है और इसमें बता रखा है कि पार्लियामेंट लेवल पर उनको एक तरीके से यहाँ पर कोशिश की गई कि जो भी उनका फेयरवेल देने की कोशिश की गई है, हमारे पार्लियामेंट मेंबर जो हैं उन सभी ने उनको फेयरवेल यहाँ पर दिया है। यहाँ पर जो तृणमूल कांग्रेस के जो मिनिस्टर हैं उनको अरेस्ट किया गया है, किसी स्कैम में उनका नाम आया है। ये जनरल पता होना चाहिए कि आपको क्या चल रहा है। इससे बाद में अगर वो उनका जो भी उनके ऊपर एलिगेशन जो लगे हैं अगर वो प्रूव होते हैं तो उसके बाद में क्या प्रोसीजर होता है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, पर ये हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 5 पर और यहाँ पर महाराष्ट्र स्टेट के लिए बोला है शिवसेना के आदित्य ठाकरे ने कि वहाँ पर मिड टर्म पोल देखने को मिल सकते हैं महाराष्ट्र में, क्योंकि अभी प्रेजेंट टाइम में जो गवर्नमेंट बनी है उसमें तो क्या होगा, वो तो टाइम के साथ में यहाँ पर डिक्रीज़ हो जाएगी, वो अपना जो भी मेजोरिटी है उसको रेगुलर नहीं रख पाएगी। तो यहाँ पर हम बात करें तो इस आर्टिकल में बताया गया है कि मिड टर्म पोल क्या होता है कि आप सभी को पता है कि लेजिस्लेटिव असेंबली और पार्लियामेंट जो है 5 साल के लिए बनाए जाते हैं। डायरेक्ट इलेक्टेड जो पर्सन होते हैं उनको 5 साल का उनका टर्म होता है।
लेकिन अगर बीच में ही दोबारा से इलेक्शन करवाने पड़े, मेजोरिटी ना रहे गवर्नमेंट के पास में और जो अपोजिशन है वो भी अपनी मेजोरिटी यहाँ पर प्रूव ना कर पाए, तो मिड टर्म पोल होते हैं। और ऐसा पहली बार नहीं होगा, पहले भी अदर स्टेट में और नेशनल लेवल पर ये देखा जा चुका है। अभी प्रेजेंट टाइम में एक जो टर्म है वो रेगुलर न्यूज़ में है, इसी आर्टिकल से रिलेटेड है, वन नेशन वन इलेक्शन। ओके, वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर फोकस किया जा रहा है, तो इसी को हम डिस्कस करेंगे। देखो अभी हमने देखा कि महाराष्ट्र में बोला गया कि मिड टर्म पोल, तो वन नेशन वन इलेक्शन जो है उसके बारे में अगर हम इस आइडियोलॉजी को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो इस तरीके के जो इश्यूज जो हैं वो टाइम टू टाइम हर स्टेट में देखने को मिलते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएंगे। क्योंकि जब इंडिया ने इंडिपेंडेंस के बाद में स्टार्टिंग में इलेक्शन स्टार्ट हुए थे 1951 1952, तो सबसे पहले जो है वो स्टेट और नेशन लेवल पर एक तरीके से कंकरेंट फॉर्म में ही जो इलेक्शन है वो चलते थे। मतलब सेम टाइम पर नेशनल लेवल पर इलेक्शन हो रहे हैं और सेम टाइम पर स्टेट्स में इलेक्शन हो रहे हैं। वे लेकिन फिर टाइम के साथ में कुछ स्टेट्स में जो है इसी तरीके की जो वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो अपनी मेजोरिटी नहीं रख पाई और वहाँ पर मिड टर्म पोल देखने को मिले। इसी की वजह से ये जो एक पैरेलल स्टेज में जो फॉर्मेशन चल रहा था, पैरेलल स्टेज में जो भी प्रोसीजर चल रहा था उसमें यहाँ पर इशू देखने को मिला। और इसी तरीके से फिर हर स्टेट में फिर कभी नेशनल लेवल पर जब इस तरीके की प्रॉब्लम हुई तो जो पैरेलल स्टेज में जो इलेक्शन हो रहे थे फिर वो अलग अलग टाइम पर होने लग गई। तो अभी प्रेजेंट टाइम में एक बार बार एक पॉइंट रखा जा रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन, मतलब पार्लियामेंट के जो इलेक्शन होते हैं और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में या फिर यूटीज़ में जहाँ पर असेंबलीज हैं वहाँ पर इलेक्शन होते हैं, वो सभी एक टाइम में हो पूरे इंडिया में। हालांकि इसके कुछ प्रॉफिट भी है। प्रॉफिट ये होगा कि देखो बार बार जो हमारा इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन ही तो कंडक्ट करवाता है ना पार्लियामेंट के इलेक्शन और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन। इलेक्शन कमीशन जो है उसको बार बार जो है इलेक्टोरल रोल्स प्रिपेयर करनी पड़ती हैं, उनको कभी यहाँ पर काम करना पड़ता है, कभी यहाँ पर काम करना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जब पार्लियामेंट और इनके इलेक्शन साथ होंगे तो क्या किया जाएगा कि एक बूथ सेंटर पर एक जो ईवीएम मशीन है वो पार्लियामेंट के इलेक्शन के लिए लगा दी जाएगी और एक जो ईवीएम मशीन है वो लगा दी जाएगी स्टेट असेंबली के इलेक्शन के लिए। मतलब एक टाइम में, एक खर्चे में, एक टाइम में जो है जो काम अलग अलग होता था वो एक साथ हो जाएगा। तो इसका बेनिफिट भी है। बेनिफिट ये है कि हमारी कंट्री के जो रिसोर्सेज हैं वो काफ़ी ज़्यादा सेफ होंगे, हमारा जो बहुत ज़्यादा जो खर्चा होता है वो काफ़ी कम हो जाएगा, उस मनी का हम अदर जगह यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं। नुकसान ये होगा कि देखो सेंट्रल लेवल के जो इलेक्शन है वो अलग इशूज़ पर लड़े जाते हैं और स्टेट लेवल के जो इलेक्शन है वो अलग इशूज़ पर लड़े जाते हैं। तो मतलब एक तरीके से दोनों इशूज़ को एक तरीके से जो रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए वो इसमें नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि जो भी पार्टीज़ अपना यहाँ पर प्रमोशन करेंगी इन इलेक्शन के टाइम में तो वो कौन से टारगेट्स को यहाँ पर, कौन से इश्यूज को यहाँ पर टारगेट करेंगी। और जब इश्यूज को ही टारगेट नहीं किया जाएगा तो इन इलेक्शन में जो उनके जो भी एक तरीके से प्रॉमिस होने चाहिए कि इन पॉइंट्स के ऊपर काम करेंगे वो सारे पॉइंट्स जो हैं वो तो रेगुलेट हो ही नहीं पाएंगे। दूसरी प्रॉब्लम ये होगी कि इलेक्शन कमीशन जो भी अलग अलग टाइम में ईवीएम मशीन का, सेम ईवीएम मशीन का अलग अलग इलेक्शन में यूज कर पाता है। लेकिन क्या होगा कि यहाँ पर अगर सेम टाइम में इलेक्शन होंगे तो ईवीएम मशीन जो है वो ज़्यादा रखनी होंगी। अब इलेक्शन के बाद में फिर उनको स्टोर करना जो है वो भी एक बड़ी जिम्मेदारी बन जाएगी। तो यहाँ पर ये भी कुछ इशू देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमने बात की है पार्लियामेंट इलेक्शन और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन, लेकिन स्टेट में तो लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन भी होते हैं और लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन कौन करवाता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाता है। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है और इलेक्शन कमीशन अगर ये भी इलेक्शन साथ होते हैं तो इसके बारे में यहाँ पर कोई बात नहीं रखी गई है। ओके, तो ये कुछ प्रॉफिट भी है सेम इस टाइम पर इलेक्शन होने के और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? अब देखो यहाँ पर अगर हमने कर लिया कि वन नेशन वन इलेक्शन, अब ये जैसे कि महाराष्ट्र में बोल रहे हैं कि मिड टर्म पोल हो सकते हैं, तो इन इश्यूज का क्या करोगे? इन इश्यूज का एक ये बोल सकते हैं कि अगर इस तरीके से किसी भी स्टेट में असेंबली जो है वो डिसोल्व होती है तो वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल जो है वो इम्प्लीमेंट कर दिया जाए बचे हुए टाइम के लिए, लेकिन इससे जो डेमोक्रेसी जो है वो तो डाइल्यूट होगी। ओके, तो ये कुछ इश्यूज हैं, कुछ प्रॉफिट भी है, कुछ नेगेटिव भी है। इन दोनों के बीच में बैलेंस बना करके इस इशू को जो है वो सॉल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 6 पर, और इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि जम्मू कश्मीर में कुछ यूथ को अरेस्ट किया गया यहाँ पर पुलिस के द्वारा, और वो जो यूथ है उनको कहाँ पर रखा गया है, ये एलिगेशन लगाए जा रहे हैं कि उनको तो स्टेट के बाहर ही, अभी जो
जम्मू एंड कश्मीर जो है वो यूटी है, तो यूटी के बाहर ही उनको रखा गया है। तो यहाँ पर इन यूथ के जो भी फैमिली मेंबर्स हैं उन्होंने बोला है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, जुडिशरी जाएंगे और जुडिशरी पर जाकर के ये जो भी पब्लिक सेफ्टी एक्ट के नाम पर जो अरेस्ट किया जा रहा है यूथ को, उन सभी के ऊपर इंटरवीन करने की कोशिश करेंगे। तो ये पब्लिक सेफ्टी एक्ट है क्या? पब्लिक सेफ्टी एक्ट जो है, जिस तरीके से हमारे इंडिया में नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है, उसी तरीके से जम्मू एंड कश्मीर में जो इश्यूज है उनको रेगुलेट करने के लिए 1978 में पब्लिक सेफ्टी एक्ट लाया गया था। ये जो पब्लिक सेफ्टी एक्ट है इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर पास किया जाता है, यहाँ पर हम समझेंगे। इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर पास किया जाता है, जो भी हमारे डिविजनल कमिश्नर होते हैं या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होते हैं वो इस तरीके का प्रोविज़न पास करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर पास करते हैं कि आप जाकर के पब्लिक सेफ्टी एक्ट को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। सीधी सी बात ये है कि हमारे एरिया स्पेसिफिक, देखो जम्मू एंड कश्मीर जो है उसको स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था आर्टिकल 370 के अंडर, तो उसके इस स्पेशल स्टेटस और वहाँ पर जो भी इश्यूज हैं उनको रेगुलेट करने के लिए पब्लिक सेफ्टी एक्ट लाया गया था। क्योंकि टाइम टू टाइम वहाँ पर इस तरीके के इशू देखने को मिलते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर में प्रोटेस्ट हो रहा है कि हमें पाकिस्तान के साथ जाना है, तो इस तरीके के जो भी फीलिंग्स को जो एक तरीके से एयरिंग करने की जो लोग कोशिश करते थे, उन सभी को रेगुलेट करने के लिए एक्ट लाया गया था। यहाँ पर जो पुलिस ऑर्डर है वो पास नहीं करते हैं, यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर पास किया जाता है डिविजनल मजिस्ट्रेट के द्वारा या डिविजनल कमिश्नर के द्वारा। अब देखो, पब्लिक ऑर्डर को मेंटेनेंस देने के लिए और स्टेट की सिक्योरिटी को मेंटेनेंस करने के लिए ये जो पब्लिक सेफ्टी एक्ट जो है वो 1978 में लाया गया था। और एक प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ है, मतलब ऐसा लगता है कि हाँ ये जो प्रॉब्लम है, ये जो यूथ है या फिर ये जो पर्सन है वो प्रॉब्लम कर सकते हैं सेफ्टी को लेकर के, तो उनको अरेस्ट इसमें कर लिया जाता है। पब्लिक सेफ्टी एक्ट में कुछ यहाँ पर इश्यूज हैं पब्लिक सेफ्टी एक्ट को लेकर के कि क्या बोला जाता है कि नॉर्मल किसी पर्सन को अरेस्ट किया जाए तो 24 आवर्स में उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है, लेकिन पब्लिक सेफ्टी एक्ट में अगर किसी पर्सन को अरेस्ट किया गया तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके अलावा कोई बेल एप्लीकेशन का जो राइट है वो यहाँ पर नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो पर्सन है वो कोर्ट के पास जाए, बेल यहाँ पर एप्लीकेशन करे, मतलब हो सकता है कि जो सिक्योरिटी के नाम पर जो उनकी बेल है उनको एक्सेप्ट भी ना किया जाए। कुछ लिमिटेड लीगल रेमेडीज़ हैं, जैसे कि सिर्फ और सिर्फ इस एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑर्डर के लिए एकमात्र पॉइंट ये है कि हिबियस कॉर्पस जो है, जो भी डिटेन्ड पर्सन है उसके रिलेटिव जो हैं वो हैबियस कॉर्पस जो हैं वो फाइल कर सकते हैं जुडिशरी में, और उसके बेसिस पर इस पर्सन को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो अभी यहाँ पर जो रिलेटिव्स हैं वो यही बोल रहे जम्मू एंड कश्मीर में कि हम जुडिशरी में जाएंगे और यहाँ पर जो भी प्रोसीजर है जुडिशरी का उसके थ्रू इस प्रॉब्लम को सॉल्व करवाने की कोशिश करेंगे। आपको ये बताना है कि व्हाट इज़ हैबियस कॉर्पस। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ देखिए पेज नंबर 7 पर। यहाँ पर जो हमारे CGI हैं उन्होंने बोला है कि मीडिया जो है वो प्रेजेंट टाइम में कंगारू कोर्ट का रोल प्ले कर रहा है। कंगारू कोर्ट क्या होता है कि इलीगल तरीके से आपने कोई रिजल्ट दे दिया, अभी हमने नॉर्थ ईस्ट में भी ये इशू देखा था कि कोई ऐसा इलीगल कोर्ट जो किसी अनफेयरली तरीके से पीपल को यहाँ पर पनिश करता है। तो यहाँ पर मीडिया के लिए CGI ने बोला है कि जिस तरीके से जो भी जुडिशरी है या कोई भी एक्टिविटी जो होती है उन सभी को मीडिया जो है इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देता है जिनका एक रिजल्ट देने में जुडिशरी को काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी होती है, और उसको लेकर के जो मीडिया है वो अपना स्टेटमेंट इस तरीके से प्रेजेंट कर देता है। तो मीडिया जो है वो कंगारू कोर्ट बनने की कोशिश ना करे। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ पर आर्टिकल रिलेटेड है बैट को लेकर के। तो यह बताया गया है कि वेस्टर्न घाट में जो प्रोटेक्टेड एरियाज़ है उसके बाहर वाले रीजन में मेजॉरिटी में अगर हम देखें तो बैट का हैबिटेट जो है वो डेवलप हो रहा है। इसका बेसिक रीज़न ये हो सकता है कि जो प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं वो टाइम के साथ में डिक्रीज़ हो रहे हैं, जिसकी वजह से बैट की जो पॉपुलेशन है वो बाहर इंक्रीज़ हो रही है। वेस्टर्न घाट को लेकर के वैसे भी प्रेजेंट टाइम में प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि 2013 में जो कस्तूरी रंगन कमेटी आई थी उन्होंने ये डिसीजन लिया था, उन्होंने ये बोला था कि वेस्टर्न घाट का 37% जो है वो प्रोटेक्टेड एरिया में डिक्लेयर कर दिया जाए और वहाँ पर कोई भी इलीगल इशू जो है वो क्रिएट ना हो। अब इसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है कि जो भी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया है उनके आसपास वाले एरिया को प्रोटेक्टेड डिक्लेयर किया जाए। इसको लेकर के केरला, कर्नाटका, ये जो स्टेट हैं वो यहाँ पर अपोज कर रहे हैं कि सेंट्रल लेवल पर जो गवर्नमेंट कोई भी इशू को इम्प्लीमेंट करे, कोई भी
प्रोविज़न है उसको इम्प्लीमेंट करे तो पहले स्टेट के साथ में रूल्स एंड रेगुलेशन के बेसिस पर डिस्कस करें। जैसे कि यहाँ पर केरला का बोलना है कि अगर हमने इस तरीके से हर प्रोटेक्टेड एरिया के बाहर 1 किलोमीटर हमने इस तरीके से एश्योर कर दिया, प्रोटेक्ट कर दिया, तो हमारा तो बहुत एरिया जो है वो इसमें ही चला जाएगा। तो स्टेट के बेसिस पर जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जाए, ऐसा स्टेट्स का यहाँ पर बोलना है। ओके तो वेस्टर्न घाट वैसे भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पूरे वर्ल्ड में जो बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट हैं उनमें से एक है वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट टाइम के साथ में काफ़ी डिग्रेडेड स्टेट में चले जा रहे हैं और इसी को लेकर के 2011 में गाडगिल कमेटी बनाई गई थी, जिन्होंने तो बोला था कि कंप्लीट इसको क्या प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर कर दो। फिर 2013 में आती है कस्तूरी रंगन कमेटी। कस्तूरी रंगन कमेटी ने बोला कि एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट दोनों में हम बैलेंस बना करके चलेंगे और उसी के बेसिस पर उन्होंने बोला कि 37% जो है इसका प्रोटेक्टेड डिक्लेयर कर दिया जाए। नेक्स्ट जो आर्टिकल है फॉरेन पेस पर, अभी हमने देखा कि रशिया और यूक्रेन के बीच में ग्रेन को लेकर के एक डील होती है, लेकिन उसके बाद में फिर भी जो रशिया है उन्होंने यूक्रेन के पोर्ट के ऊपर अटैक कर दिया है। यहाँ पर CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसको लेकर के चाइना और पाकिस्तान ने बोला है कि कोई भी कंट्री जो है अगर इस प्रोजेक्ट में जुड़ना चाहता है तो वो जुड़ सकता है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर क्या है आप सभी को पता है, जम्मू एंड कश्मीर। अब इसको बाइफरकेट कर दिया इंडिया ने, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख यूटी में। तो इसका ये जो एरिया है वो आता है POK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो इस एरिया में यहाँ पर पाकिस्तान ने क्या किया है, रोड डेवलप की है और इसमें चाइना से कनेक्टिविटी दी है और इधर पाकिस्तान से जो है कनेक्टिविटी दी है। यहाँ पर ग्वादर पोर्ट डेवलप किया है, उसके थ्रू यहाँ पर कनेक्टिविटी देने की कोशिश की है अरेबियन सी तक। तो यहाँ पर बोला है कि कोई भी कंट्री जो है यहाँ पर जुड़ सकता है। तो स्पेसिफिक ये बोला जा रहा है कि अफगानिस्तान को जोड़ने के लिए यहाँ पर जो है चाइना और पाकिस्तान कोशिश कर रहे हैं कि अफगानिस्तान भी इस प्रोजेक्ट से जुड़े। ये जो मंकी पॉक्स को लेकर के WHO ने जो क्लासीफाई किया है उसी के बारे में यहाँ पर बता रखा है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है साइंस पेज पर, और इस आर्टिकल में ये बताया है कि देखो कोविड के केसेस प्रेजेंट टाइम में कम देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इस आर्टिकल में बताया गया है कि वेस्ट वाटर का जब सर्विलेंस किया जाता है तब देखने को पता चलता है कि हमारे इंडिया में अभी भी कोविड का जो इन्फेक्शन है वो कितने हाई लेवल पर है। भले ही कोविड के जो केसेज हैं वो कम आ रहे हैं क्योंकि इसको लेकर के जो इंस्पेक्शन है वो प्रोसीजर थोड़ा लूज़ किया गया है, लेकिन वेस्ट वाटर को जब सर्विलेंस किया जाता है तो उससे पता चलता है कि कितना अभी भी जो कोविड के केसेस हैं वो बने हुए हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है FAQ पेज पर, और यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है, उन्होंने एक कमेटी बनाई है और कमेटी जो है जिसमें फॉर्मर एग्रीकल्चर सेक्रेटरी संजय अग्रवाल को इसका हेड बनाया है और इस कमेटी जो है वो डिसीजन लेगी कि किस तरीके से हम क्रॉप पैटर्न को चेंज कर पाएँ, जीरो बजट बेस्ड फार्मिंग को प्रमोट कर पाए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाए। तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कि संयुक्त किसान मोर्चा के जो मेंबर हैं 3 सीट यहाँ पर वैकेंट रखी गई हैं। 28 मेंबर की ये कमेटी है, 3 सीट वैकेंट हैं, उस पर आकर के संयुक्त किसान मोर्चा के जो मेंबर हैं वो ज्वाइन करें और फिर इस कमेटी जो है वो अपना काम कर पाई। लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा ने इसका विरोध किया है। उनका ये बोलना है कि इस तरीके की कमेटी बनाएगी उसमें हमसे कोई भी डिस्कशन नहीं किया गया। पहले जब प्रोटेस्ट को ख़त्म करने की बात हुई थी, हमने देखा काफ़ी लंबे टाइम तक प्रोटेस्ट किया था फार्मर्स ने, उसके बाद में 3 फार्म लॉज को यहाँ पर ख़त्म कर दिया गया था और ये डिस्कशन किया गया था कि जो भी कमेटी बनाएगी उसमें संयुक्त किसान मोर्चा का यहाँ पर पार्टिसिपेशन देखने को मिलेगा। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कि ऐसा कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं करने के लिए हमने बोला था। अब यहाँ पर MSP की बात भी की गई है कि जो भी हमारी इंपॉर्टेंट ग्रेन्स हैं उसके लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो गवर्नमेंट इंश्योर करे। मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लेकर के स्वामीनाथन कमेटी जो है, स्वामीनाथन फॉर्मूला, उन्होंने कुछ यहाँ पर फॉर्मूला दिए थे कि किस तरीके से मिनिमम सपोर्ट प्राइस को हम क्या कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी बोला गया है, फार्मर्स ये चाहते हैं कि MS स्वामीनाथन फॉर्मूला C2 इनपुट कॉस्ट फॉर द फार्मिंग में जितना खर्चा आया, लैंड वैल्यू को भी इसमें इंक्लूड किया जाए और फिर उसका भी 50%, मतलब टोटल जो आया, मान लो 1000 रुपये इसमें आया टोटल हमने किया, फिर उसमें 50% जो है उसका भी मतलब 500 रुपये और जोड़ा जाए। मतलब कोई भी ग्रेन जो है उसका क्या प्राइस होगा, क्या मिनिमम सपोर्ट प्राइस होगा, वो इसके बेसिस पर यहाँ पर डिसीजन लिया जाना चाहिए, ऐसा संयुक्त किसान मोर्चा का बोलना है। तो ये प्रेजेंट टाइम में मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो कमेटी बनाई गई है उसको लेकर के ये इशू देखने को मिल रहे हैं।
ये जो आर्टिकल है वो रशिया यूक्रेन के बीच में जो डील हुई है उसके बारे में बताया गया है कि रशिया यूक्रेन डील में जो इशू थे कि काफ़ी लंबे टाइम से रशिया ने क्या किया, यूक्रेन का जो पोर्ट एरियाज़ हैं उनको अपने अंडर कर लिया। इसके अलावा जो ब्लैक सी जो है उस पर भी अपना जो एक डोमिनेंस है वो क्रिएट कर लिया, ताकि रशिया जो है वो ये चाहता था, उसका बेसिक चीज़ ये थी कि यहाँ पर ब्लैक सी का यूज़ करते हुए यूक्रेन पहले जो है अपने ग्रेन का, अपने अदर प्रोडक्ट्स को यहाँ पर ट्रेड करता था। तो यहाँ पर जो अदर कंट्रीज़, क्योंकि हमने देखा कि जब फेब में ये वॉर स्टार्ट हुआ तो वेस्टर्न कंट्रीज़ ने ये बोला था कि हम यूक्रेन का सपोर्ट करेंगे। तो सपोर्ट के नाम पर हो सकता है कि ट्रेड के नाम पर यहाँ पर जो वेपन्स हैं वो यूक्रेन कंट्री में भेजे जाएँ, इसी के बेसिस पर ये जो रिस्ट्रिक्शंस है वो लगाए गए थे। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में टर्की कंट्री और यूएन ने यहाँ पर इंटरवीन किया है और ये ग्रेन जो डील है उसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की गई है, क्योंकि यूक्रेन जो है पूरे वर्ल्ड में 8 नंबर पर ग्रेन के प्रोडक्शन में आता है, सनफ्लावर ऑयल के प्रोडक्शन में सबसे हाईएस्ट नंबर पर आता है। तो इन सभी की कमी हुई है पूरे वर्ल्ड लेवल पर, जिसकी वजह से इशू क्रिएट हुए हैं। तो इन प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए ही ये जो फूड क्राइसिस इंक्रीज़ हो रहा है उसको डील करने के लिए ही यहाँ पर ये जो डील है उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है। ओके, दूसरा, ये जो रिस्ट्रिक्शंस रशिया ने इसलिए भी लगाया था क्योंकि रशिया के ऊपर वेस्टर्न कंट्रीज़ ने बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगा दिए थे। तो रशिया ने का ये मानना था कि अगर इस तरीके से काउंटर किया जाएगा और क्राइसिस जब क्रिएट होंगे तो हो सकता है कि उनके ऊपर जो भी मनी पेमेंट को लेकर के जो स्विफ्ट प्रोसीजर जो इम्प्लीमेंट किया गया था उसको जो रिमूव कर लिया गया था रशियन बैंक से, उसको दोबारा से इंस्टॉल किया जाए, ताकि रशिया का जो ट्रेड है अदर कंट्रीज़ के साथ में वो भी बना रह सके। यहाँ पर जो आर्टिकल है, अभी हमारे इंडिया में अगर हम देखें तो मोर देन 80% लोग ऐसे हैं जो एक तरीके से जो भी कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं वो यूज़ नहीं करते हैं। तो अभी उसके ऊपर जीएसटी इम्प्लीमेंट करने की बात की गई है कि जो भी इस तरीके के विदाउट कंपनी प्रोडक्ट हैं उनके ऊपर हम जीएसटी इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि हमारे इंडिया की जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो इसी तरीके के जो प्रोडक्ट हैं उनका यूज़ करती है। तो 5% टैक्स की यहाँ पर बात की गई है। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो पॉपुलेशन इस तरीके के प्रोडक्ट यूज़ करती थी उनके ऊपर जो है वो बर्डन क्रिएट होगा। लेकिन ये भी बोला जा रहा है कि जब हमारी पॉपुलेशन इतने इन प्रोडक्ट्स को यूज़ कर रही है तो इसकी वजह से जो हमारा जो जीएसटी का जो एक तरीके से जीएसटी जो हम इकट्ठा करते हैं, कलेक्ट करते हैं, उसका भी जो क्राइटेरिया है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। यहाँ पर आर्टिकल है, देखो, दिल्ली हाई कोर्ट में केस रजिस्टर होता है। एक कपल जो है वो लिव इन में रह रहे थे, जो गर्ल है वो यहाँ पर प्रेग्नेंट होती है, उसके बाद में उसका पार्टनर जो है वो यहाँ पर उनसे मैरिज करने से मना कर देता है। वो हाई कोर्ट में इस बात को लेकर के पिटीशन डालती है कि उनको अपनी जो प्रेगनेंसी है वो टर्मिनेट करवानी है। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट के जो जज हैं वो बोलते हैं कि आप इस तरीके से टर्मिनेट नहीं करवा सकते हो, क्योंकि गर्ल के लिए या फिर अनमेरिड वीमेन के लिए कोई भी एक्ट में बात नहीं रखी है। एमटीपी एक्ट 1971, लेकिन उसमें 2021 में अमेंड किया गया था। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में इशू जाता है। सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है कि देखो, एमटीपी एक्ट में जब 2021 में इसमें चेंज किया गया था, अमेंड किया गया था, तो इसमें हस्बैंड वर्ड को हटा करके पार्टनर वर्ड रख दिया गया था। मतलब कोई भी वीमेन जो है वो इसमें इंक्लूड है और वो अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवा सकती है। तो एक तरीके से जो भी वीमेन है उसको एम्पावर करने के लिए या फिर उनको जो एक्स्ट्रा प्रोविज़न जो है वो यहाँ पर जुडिशरी ने इंटरवीन करने की कोशिश की है। ओके, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ टाइम पहले एक स्टेटमेंट ये भी दिया था कि हर वीमेन को सेफ अबॉर्शन जो है वो उसके आर्टिकल 21 का इंटीग्रल पार्ट है। जैसे आर्टिकल 21 में बार बार जो हमारी जुडिशरी है वो स्टेटमेंट देती रहती है कि क्लीन एयर जो है वो इंटीग्रल पार्ट है आर्टिकल 21 का। आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ आता है ना, तो राइट टू लाइफ का ही इंटीग्रल पार्ट है विमेन के लिए सेफ अबॉर्शन। ओके, तो यहाँ पर ये हमने द हिंदू न्यूज़पेपर की इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल्स हैं उनको हमने डिस्कस किया है। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारी Q&A सीरीज जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा व्यू कीजिए और जो भी हमारे करंट अफेयर्स में इशू रहते हैं उन्हीं से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस हैं वो वहाँ पर अपलोड किए जाते हैं।
इससे आपको दो चीज़ें होंगी, एक तो करंट अफेयर्स जो हैं जो आपने मॉर्निंग में स्टडी किया उसके थ्रू यहाँ पर रिवाइज देखने को मिलेगा। दूसरा इससे कि ये होगा कि आपको पता चलेगा कि किस तरीके से करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस बनते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज़ को आप व्यू कीजिए, अपने जो भी ग्रुप्स में आप जुड़े हुए हैं वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।